दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंडियन सिनेमा में पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल नैरेटिव वाली फिल्मों की एक बाढ़ सी आ गई है। एजेंडा फिल्मों की एक बाढ़ सी आ गई है और इसी सिलसिले की एक कड़ी है धुरंधर 2। मगर इस फिल्म ने इस ट्रेंड को एक बिल्कुल नए और एक अलग और एक ग्रैंड लेवल पर पहुंचा दिया है। जहां पहले इस तरह की फिल्में छोटे बजट की और कंपैरेटिवली कम जाने पहचाने चेहरों के साथ बनाई जाती थी, वहीं धुरंधर 2 एक मैक्सिमलिस्ट ड्रीम की तरह है, जिसमें भारी भरकम स्टार कास्ट है, ह्यूज प्रोडक्शन वैल्यूज हैं, जबरदस्त कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्या ये सारी भव्यता, ये सारा ग्रैंडर एक गहरी कहानी को छुपाने के लिए है या फिर किसी खास एजेंडे को धार देने के लिए? आइए इस एग्जॉस्टिंग रिवेंज सागा का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इंडियन सिनेमा के बदलते हुए मिजाज में धुरंधर 2 एक ऐसी फिल्म बनकर उभरी है जो महज मनोरंजन नहीं करती, बल्कि एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह शोर मचाती है। यहां रणवीर सिंह का शानदार परफॉर्मेंस दर्शकों को बांधे तो रखता है, मगर वहीं फिल्म की परतों के नीचे छुपा हुआ मजबूत भारत का नैरेटिव कई सवाल भी खड़े करता है। यह फिल्म एक मैक्सिमलिस्ट सेंसरी ओवरलोड है। इसमें नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक की उन सभी घटनाओं उन सभी पॉलिटिकल घटनाओं को एक ग्लोरीफाइड रूप में पेश किया गया है। उन्हें सही साबित किया गया है, उन्हें एंडोर्स किया गया है, और ये एंडोर्समेंट सिनेमा की तरफ से जो होता है वो दर्शकों के दिलों में रह जाता है। यह सब कुछ वर्तमान सत्ता पक्ष यानी जो करंट पॉलिटिकल डिस्पेंशन है उसके एजेंडे का हिस्सा है। फिल्म बहुत ही खतरनाक तरीके से इंडियन मुस्लिम्स और पड़ोसी मुल्क के टेररिस्ट के बीच के रिलेशंस और उनकी उस लकीर को धुंधला करती है, जो हमारे देश की कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक गंभीर चुनौती है। डायरेक्टर ने हिंसा को इतना ग्रैंडर वाला बना दिया है कि दर्शक खून खराबे के प्रति असंवेदनशील, डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है। विपक्ष और एनजीओज को विलन के साथ खड़ा करके दिखा देना इस फिल्म के एक प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बन जाता है। अंत में धुरंधर 2 जो है वो दहाड़ तो बहुत तेज उसकी है, लेकिन उस शोर में मानवता और साझा विरासत, हमारी शेयर्ड हेरिटेज को, इनकी धीमी आवाजें कहीं दब कर रह जाती हैं उस शोर के पीछे। धुरंधर 2 जैसी फिल्म का असल प्रभाव उसके एक्शन में नहीं, बल्कि उन बारीकियों में है जहां रील और रियल की दूरियां मिटाने की कोशिश की गई। यहां उन विशेष दृश्यों, उन सीन्स और उन कड़ियों का विश्लेषण है जो फिल्म को एक सिनेमाई अनुभव से बदलकर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना देते हैं। निर्देशक ने इस सीक्वल में बहुत ही चालाकी से उन घटनाओं को पिरोया है जो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा रही हैं। यह फिल्म एक एक्सप्लेनर की तरह काम करती है, जो सत्ता के एजेंडे को लार्जर देन लाइफ कैनवास पर सही ठहराती है। फिल्म में एक मेन सीक्वेंस है जहां हमजा रणवीर सिंह पाकिस्तान के हवाला नेटवर्क और जाली नोटों के काले धंधे को तबाह करता है। ठीक इसी वक्त भारत में नोटबंदी का ऐलान दिखाया जाता है। नैरेटिव इसका यह है कि फिल्म ये संदेश देने की पुरजोर कोशिश करती है कि नोटबंदी का असल रीजन आतंकवाद की कमर तोड़ना था, जबकि हकीकत इस दृश्य को सीधे तौर पर 2016 के सरकारी डिस्कोर्स को दोहराता फिल्म इसे ग्रैंड मास्टर स्ट्रोक के तौर पर दिखाती है, जिसमें आम जनता की परेशानियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।
फिल्म में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और एनकाउंटर कल्चर का एक बहुत ही स्पष्ट चित्रण है। एक दृश्य में पुलिस कस्टडी में एक हाई प्रोफाइल अपराधी की हत्या का इशारा मिलता है, जो पिछले साल हुई अतीक अहमद की हत्या की याद दिलाता है। फिल्म इस तरह की ऑन द स्पॉट न्याय प्रक्रिया को न्यू इंडिया की जरूरत बताती है। यह दृश्य कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कमजोर दिखाता है और ठोक दो की संस्कृति को सिनेमाई ग्लैमर प्रदान करता है। इसी तरह से फिल्म के क्लाइमैक्स में कराची और पाकिस्तान के पॉलिटिकल गलियारों में भारतीय एजेंटों के खुलेआम ऑपरेशन पर आधारित है इसका क्लाइमैक्स। फिल्म यह दावा करती है कि इंडियन एजेंसीज अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव होकर विदेशी धरती पर घुसकर मारती हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ फिल्म मेकर्स 40 सालों से पाकिस्तान में इंडियन एजेंट्स की मौजूदगी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाय वाला नैरेटिव के जरिए यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि असल मजबूत भारत सिर्फ पिछले कुछ सालों में बना है। यह फिल्म अपने आप ही लॉजिक को काटता है। पूरी फिल्म जिस बड़े साहब की तलाश में घूमती है, वो अंत में वही घिसा पिटा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम निकलता है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर चल रही उन थ्योरीज का फायदा उठाया जहां दाऊद को जहर दिए जाने या उसके बीमार होने की खबरें उड़ती रहती। फिल्म का अंत एक ऐसी कल्पना पर आधारित है जो तथ्यों से कोसों दूर है, लेकिन यह उन दर्शकों को बहुत सेटिस्फाई करता है, एंटरटेन करता है, जो पाकिस्तान के भीतर जाकर फाइनल जस्टिस होते देखना चाहते हैं। फिल्म में एक सब प्लॉट है जहां भारत के कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता और विपक्षी नेता पड़ोसी देश के आईएसआई हैंडलर्स के साथ गुप्त बैठकें करते हुए दिखाए गए हैं। यहां फिल्म बहुत ही खतरनाक तरीके से भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच के फर्क को मिटा देती है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में जहां हर नागरिक की वफादारी बराबर होती है, समान होती है, ऐसी फिल्में एक खास समुदाय के प्रति संदेह का माहौल पैदा करती हैं। ये पूरी तरह सत्तारूढ़ दल के उस नैरेटिव को आगे बढ़ाती हैं जिसमें असहमति जताने वाले हर व्यक्ति को देशद्रोही या अर्बन नक्सल के सांचे में ढाल दिया जाता है। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था। भारतीय अंडरकवर एजेंट जयकीरत सिंह रांगी, अब जो रणवीर सिंह ने प्ले किया है, अब कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड में हमजा अली मजारी के तौर पर पूरी तरह रच बस चुका है। रहमान डकैत की मौत के बाद पैदा हुए वैक्यूम को भरने के लिए हमजा सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता है। उसे अजय सान्याल आर माधवन ने जो किया, हमजा को अजय सान्याल ने रेडिकलाइज किया गया है, जो वतन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए की वकालत करता है और तैयार रहता है। हमजा का मिथक सिर्फ गैंगवार तक ही सीमित नहीं है, वो पाकिस्तान की उनकी राजनीतिक आतंकवादी नेक्सस में गहराई तक उतरता है, जहां उसका सामना एसपी चौधरी असलम और आईएसआई ऑपरेटिव मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल से होता है। फिल्म का प्लॉट वतन के लिए फर्ज और एक खूंखार निजी प्रतिशोध के बीच की रेखा को लगभग मिटा देता है। हमजा एक ऐसा होम ग्रोन रैम्बो बनकर उभरता है जो दुश्मनों को खत्म करने के लिए खुद मॉन्स्टर बनने से परहेज नहीं करता। इस फिल्म का सबसे मजबूत स्तंभ रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस है। पहले पार्ट में जहां अक्षय खन्ना के करिश्मे के आगे रणवीर थोड़ा फीके पड़ गए थे, वहीं वो लगभग 4 घंटे के रन टाइम को अकेले अपने कंधों पर खींचते हैं। वो एक पल में कमजोर और भावुक दिखते हैं तो अगले ही पल एक ठंडे और बेरहम शिकारी में बदल जाते हैं।
उनकी शारीरिक भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी इंटेंसिटी, ये सब काबिल तारीफ है। अर्जुन रामपाल ने विलन के तौर पर ठोस काम किया है, हालांकि उनमें अक्षय खन्ना जैसी ग्रेविटास की कमी खलती है। संजय दत्त ने अपनी सिग्नेचर स्वैगर के साथ चौधरी असलम के किरदार में जान फूंक दी। धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म के रूप में देखना मुश्किल है। यह एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह ज्यादा लगती है। फिल्म का झुकाव एक खास राजनीतिक इकोसिस्टम की तरफ बहुत स्पष्ट दिखता है। निर्देशक ने बड़ी चालाकी से इंडियन होने और हिंदू होने के बीच के फर्क को धुंधला करने की कोशिश की। फिल्म का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह फिल्म भारतीय मुस्लिमों और पाकिस्तानी तत्वों के बीच की लकीर को मिटाने की कोशिश करती है, जो भारत जैसे सेकुलर और विविधतापूर्ण देश के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। फिल्म में विपक्ष और एनजीओ को सीधे तौर पर पड़ोसी देश के आतंकवादी नेटवर्क के साथ साठगांठ करते हुए दिखाया गया है। यह नैरेटिव किसी लोकतांत्रिक देश की आंतरिक स्थिरता, कम्युनल हार्मनी, इन सब के लिए एक खतरनाक मिसाल पेश करता है। फिल्म सत्ता पक्ष के हर विवादित फैसले जैसे नोटबंदी तक को एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर जायज ठहराती है। हिंसा का महिमा मंडन और मिग्रेन जैसे अनुभव फिल्म के निर्देशन ने फ्रेम्स और आतिशबाजी पर तो बहुत ध्यान दिया, लेकिन वो घड़ी और नैरेटिव कंट्रोल को खो बैठे। 4 घंटे की अवधि किसी भी दर्शक के लिए थका देने वाली है। फिल्म में हिंसा इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि जैसे मेकर्स दर्शकों को खून खराबे के लिए असंवेदनशील बनाना चाहते हैं। दुश्मन का सिर कलम करना या उन्हें बर्बरता से मारना स्क्रिप्ट का मूल आधार बन गया है। बैकग्राउंड स्कोर शाश्वत सचदेव का, उसमें भी वो ऊर्जा नहीं है जो पहले पार्ट में थी। रासपुतिन और तिरछी टोपी वाले जैसे पुराने गानों का इस्तेमाल ऑर्गेनिक नहीं लगता, बल्कि उन्हें जबरदस्ती ठूसा गया महसूस होता है। धुरंधर 2 बहुत ही जटिल ग्लोबल पॉलिटिक्स को ब्लैक एंड व्हाइट राष्ट्रवाद में बदल देती है। यह न्यू इंडिया के उन दावों को फिल्मी दस्तावेजीकरण है, उन दावों का जहां भारतीय एजेंसियां विदेशी जमीन पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को अंजाम देती हैं। यह उन दर्शकों को व्हाट इफ का रोमांच प्रदान करती हैं जो अपने वोटिंग चॉइस का वैलिडेशन सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर ढूंढते हैं। बड़े साहब का सस्पेंस पूरी फिल्म में बनाया गया, वो अंत में दाऊद इब्राहिम के घिसे पुटे फार्मूले पर आकर टिक जाता है। ये काफी निराशाजनक है। धुरंधर 2 इस बात का सबूत है कि अब फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि वोटर परसेप्शन बनाने के लिए बनाई जा रही हैं। रणवीर सिंह की सिंह जैसी दहाड़ और तकनीकी भव्यता के पीछे एक ऐसा कड़वा सच है जो भारत की साझा विरासत को चुनौती देता है। यह फिल्म उस मैन्युफैक्चर्ड रेज का प्रदर्शन है जो हम अक्सर न्यूज चैनल्स की बहसों में देखते हैं। एक सजग दर्शक के तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है कि वतन की मोहब्बत और किसी विचारधारा का प्रचार, ये दोनों अलग अलग चीजें। रणवीर सिंह के शानदार प्रदर्शन और हाई ऑक्टेन एक्शन के दम पर बॉक्स ऑफिस पर यह बोनांजा तो साबित हो सकती है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह कई सवाल छोड़ जाती है। फिल्म देशभक्ति और प्रोपेगेंडा के शोर में इंसानियत की धीमी आवाज को भूल जाती है। जब हम किसी राष्ट्रीय दुख यानी किसी नेशनल ग्रीफ को मनोरंजन के लिए कॉमोडिफाई कर देते हैं, तो हम समाज में विभाजन की गहरी लाइनें खींच देते हैं। सेकुलर भारत में सिनेमा का काम जोड़ना होना चाहिए, ना कि नफरत की आग को हवा देना। धुरंधर 2
धुरंधर 2 दहाड़ती तो जरूर है, लेकिन उस दहाड़ में तर्क और सद्भाव की कमी बहुत खलती है। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर